नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक ऐसी अपडेट से शुरू करते हैं जिस पर शायद आपको भरोसा करने में दिक्कत होने वाली है या भरोसा नहीं करने वाले आप लोग। जी हाँ, बात कुछ ऐसी होने वाली है। तो हमारी आज की पहली अपडेट F-35 की तरफ से, और अभी हम F-35 की रिटायरमेंट के बारे में बात करने वाले। तो साउथ कोरिया जो कि F-35 का एक बहुत ही रीसेंट ऑपरेटर था, उनकी तरफ से अभी अपनी F-35 फाइटर जेट को रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह कि F-35 जो कि दुनिया की अभी सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर होने का टैग को होल्ड कर रहा है, उसे अभी किस वजह से रिटायर किया जा रहा है, और वो भी साउथ कोरिया की तरफ से रिटायर किया जा रहा है, जिन्होंने बस 2 साल पहले इनको एक्वायर किया था। कुछ महीने पहले लगातार इस फाइटर जेट की क्रैश होने की खबर सामने आ रही थी। तो क्या उस वजह से अभी साउथ कोरिया की तरफ से इनको रिटायर किया जा रहा है, या इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिस वजह से इनको रिटायर करने के बारे में विचार किया जा रहा है? तो फिलहाल ऐसी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है और F-35 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस वजह से साउथ कोरिया की तरफ से इसको रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। बात ऐसी है कि साउथ कोरिया की तरफ से अभी करीब 40 के आसपास F-35 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनको अभी रिसेंटली साउथ कोरिया को डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन अभी साउथ कोरिया की तरफ से अपनी फ्लीट से बस एक ही F-35 को रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है, और वो भी इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट था, इसकी फ्लाइट के दौरान इसको एक छोटा सा एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था, जिसमें इसमें एक छोटी सी चिड़िया आकर टकरा गई थी। लेकिन इस छोटी सी टक्कर से इस F-35 को इतना डैमेज हुआ था कि इसको वापस रिपेयर करने में अभी इसकी ओरिजिनल यूनिट कॉस्ट से भी ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है, जिस वजह से अभी साउथ कोरिया की तरफ से पुराने F-35 को रिपेयर करने के बदले इसे कम्प्लीटली रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है। साउथ कोरिया की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इस वर्ल्ड स्ट्राइक की वजह से F-35 की एयरफ्रेम, इंजन और एवियोनिक्स के साथ साथ इसकी कुल मिलाकर 300 अलग अलग कंपोनेंट डैमेज हो चुके हैं। तो इनको दोबारा से ठीक करने में करीब $107 मिलियन के आसपास खर्चा करना पड़ेगा, जबकि F-35 को जब साउथ कोरिया की तरफ से खरीदा गया था तो इसकी यूनिट कॉस्ट तब उनको 85 से 87 मिलियन के आसपास पड़ रहा था। तो इस वजह से अभी वो शायद इसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक नई यूनिट को खरीद सकते हैं और डैमेज एयरक्राफ्ट को रिटायर करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या LPD वेसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये खास तरीके की एम्फीबियस वेसल्स होते हैं जिनको लैंड ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले ट्रूप्स और इक्विपमेंट जैसे कि टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल या बाकी कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो जाए, उनको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे 4 वेसल को खरीदने के लिए 2021 में इंडियन नेवी की तरफ से एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, और अभी उसी टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हुए स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से अभी अपनी बिड को सबमिट किया जाने वाला है, जिसमें स्पेन अभी अपनी जुआन कार्लोस क्लास की वेसल को भारत को ऑफर कर रहा है। नवंतिया ग्रुप की MD जोस पोर्तो की तरफ से एक स्टेटमेंट में बात बताया गया था कि उनको उम्मीद है कि जुआन कार्लोस क्लास की वेसल इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट फिट होने वाले, और अभी वो इन वेसल की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी अपनी इंडियन पार्टनर LNT के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके बाद इनको लोकली भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। स्पेन को उम्मीद है कि इस टेंडर के लिए अभी अगले साल तक की RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा, और इस टेंडर को अभी काफी जल्दी फाइनल किया जाएगा। ये वेसल सिर्फ जंग जैसे हालात में ट्रूप्स को और इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने की मदद करने के अलावा जरूरत पड़ने पर इनको डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे कई मिशन को किया गया था जहां पर बाहर देशों में फंसे हुए इंडियंस को एवैक्यूएट किया गया था, और ऐसे मिशन के लिए ये वेसल किसी भी नॉर्मल वॉरशिप के मुकाबले या डिस्ट्रॉयर के मुकाबले कई गुना बेहतर होने वाले हैं। अगला अपडेट MiG-29 एयरक्राफ्ट की तरफ से, और आप सबको ये बात पता होगा कि अभी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब से यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले तब ये सवाल उठ गया था कि इन फाइटर जेट के लिए हो सकता है आगे चल के हमें स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस इशू को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इसी बीच HAL और हमारी बेस रिपेयर डिपो की तरफ से MiG-29 और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट की लगभग 97% स्पेयर पार्ट को इंडिजिनस तरीके से बनाना शुरू कर दिया गया था। तो अभी हमें इन स्पेयर पार्ट को एक्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक 2022 से लेकर आज तक इंडिजिनस तरीके से लगभग 3000 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की कंपोनेंट्स को भारत में बनाया गया था, जिनकी कीमत करीब 160 करोड़ के आसपास उससे ज्यादा होने वाली है। इसके बाद अभी पहली बार हमारी MiG-29 के फाइटर जेट यानी कि नेवी की MiG-29 एयरक्राफ्ट को
रैम्पेज मिसाइल के साथ भी देखा गया था। ये एक इजरायली ओरिजिन लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन है जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर उससे ज्यादा है, जिससे हम अलग अलग तरह की टारगेट को और खास करके हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की वॉरेट को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं और जिस तरीके की टारगेट को हमको स्ट्राइक करना होगा उसी हिसाब से हम इसमें वॉरेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस मिसाइल को सिर्फ इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस मिसाइल को एक्वायर करने के बारे में विचार किया जा रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 UPG में भी इनको इंटीग्रेट करने के लिए एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से, और अभी हम हमारी सबसे पॉपुलर इंडिजिनस आर्टिलरी गन यानी कि ATAGS के बारे में बात करने वाले हैं। अभी पता चला कि पोखरण में अभी फिर से ATAGS की टेस्टिंग को करना शुरू किया गया और टेस्टिंग के दौरान जो रिजल्ट पाया गया था वो इंडियन आर्मी और DRDO दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अभी एक सवाल आप सभी के मन में जरूर हो सकता है कि आखिर ये ATAGS की टेस्टिंग कितने दिनों तक चलने वाली है। अब मून और मार्स ट्रायल के बाद अब क्या एंड्रोमेडा में जाके इसकी टेस्टिंग करने के बाद इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा? बात ऐसी है कि अभी कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 307 के आसपास ATAGS को खरीदने का फैसला किया गया था, जो कि अब तक ATAGS का सबसे बड़ा ऑर्डर भी होने वाला है। लेकिन खरीदने के ठीक पहले ही इंडियन आर्मी की तरफ से जब इस ऑर्डर को प्लेस किया गया था तब इन गन्स में आर्मी की तरफ से कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन को करने के लिए DRDO को कहा गया था और अभी जो ATAGS को पोखरण में टेस्ट किया जा रहा है ये उन्हीं चेंजेस को वैलिडेट करने के लिए किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो भी चेंजेस किए गए थे उसमें ATAGS की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका और इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतर बन चुकी है। अगला अपडेट भारत और मालदीव्स की तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि पूरे दुनिया भर में जितने भी देश मौजूद है उन सभी के मुकाबले मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसके साथ एक स्टेबल बायलैटरल रिलेशन को मेंटेन करके रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदलने के साथ साथ इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशन और डिफेंस रिलेशन बदल जाते हैं। जब एक सरकार भारत से हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट को लेकर ऑपरेट करना चाहती है तो दूसरी सरकार आने के बाद वो इसको मालदीव से बाहर करना चाहते हैं। अभी फिर से वैसा ही हुआ है जिसमें मालदीव्स की नए प्रेसिडेंट मौजू की तरफ से भारत को अपनी ट्रुप्स को मालदीव से हटाने के लिए कहा गया और भारत के करीब 77 ट्रुप्स अभी मालदीव्स में मौजूद है जिनको अभी मालदीव्स की तरफ से वापस भारत भेजने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अब ये डिसीजन भारत के लिए एक बहुत ही अहम डिसीजन होने वाली है, क्योंकि एकदम से अगर हम मालदीव से अपनी प्रेजेंस को कम करने लगते हैं तो यहाँ पर भी चाइना की तरफ से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जा सकता है और खास करके अभी की जो मालदीव की गवर्नमेंट ये थोड़ा प्रो चाइना गवर्नमेंट है तो इससे भारत को काफी खतरा हो सकता है। और जिस तरीके से बस कुछ ही दिनों में चाइना की तरफ से अभी अंडमान से बस कुछ ही दूर में मौजूद म्यांमार की कोको आइलैंड में अपने एक मिलिट्री बेस को बनाने की कोशिश किया जाए और काफी हद तक बनाया जा रहा है, तो आगे चल के हो सकता है वैसा हमको मालदीव से भी देखने को मिलने वाली है, जो कि भारत के लिए सही नहीं होगा। और जैसे कि पिछले कई सालों से मालदीव के साथ हमारा रिलेशन भी काफी अच्छा रहा था, तो भारत एकदम से मालदीव के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता है। तो अभी एक तरीके से डिप्लोमेटिक अप्रोच को अभी भारत की तरफ से अपनाया जा रहा है, जिसमें भारत मालदीव को दिखाना चाहता है कि भारत अभी मालदीव फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाला है और मालदीव की रिक्वेस्ट को कंसीडर करने के साथ साथ अपनी ट्रुप्स को भी वहां पे रखने की कोशिश कर सकता है। इसमें भारत की तरफ से मालदीव के बाद बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडियन ट्रुप्स वहां पे मौजूद होने से पास्ट में कई रेस्क्यू मिशन को भी किया गया था और सफलता के साथ किया गया था और लगातार वहां पे कई रेस्क्यू ड्रिल्स को भी कंडक्ट किया जाता है, जिससे इनडायरेक्टली मालदीव को ही फायदा होता है और ये इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन अगर फिर भी मालदीव वहां पे अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो भारत अपनी मिलिट्री को वहां से पीछे हटा सकता है, लेकिन बदले में भारत की तरफ से वहां पर अपनी नॉन मिलिट्री पर्सनल को अपॉइंट करने के लिए मालदीव के साथ बातचीत कर सकता, प्रस्ताव दे सकता है, जिसमें हमारी रेस्क्यू टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि दोनों देशों की म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया जा सकता है, जिससे हमारा रिलेशन खराब ना हो। और कुछ साल बाद जब दूसरी सरकार वहां पे आएगी तो हो सकता है फिर से भारत की तरफ से अपनी मिलिट्री को वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।